नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं यारो, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं यारो। दिशा को बदलो, मंजिलें खुद ब खुद बदल जाती हैं। इसी विचार के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोगों ने चैप्टर 4 शुरू किया था और अब तक उसमें 7 क्लासेस आपको मिल चुकी हैं। आज पार्ट 8 है। 8वां पार्ट आपको मिलेगा फिजिक्स की चैप्टर 4 का, गतिमान आवेश और चुंबकत्व का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में मैंने एम्पियर का परिपति नियम आपको पढ़ाया था और आज उस एम्पियर के परिपति नियम के अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। क्या होता है अनुप्रयोग, उसको देखते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एक लंबी परिनलिका है, लंबी परिनलिका है और इस लंबी परिनलिका के केंद्र पर हमें क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो सबसे पहली चीज तो समझ लेते हैं कि परिनलिका होती क्या है। इंग्लिश में कहते हैं सोलेनॉइड्स कहते हैं, और क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, परिनलिका एक चीनी मिट्टी या कार्डबोर्ड की एक खोखला पाइप होता है। ठीक है, जैसे खोखला पाइप होता है, पानी वाला पाइप आपने देखा होगा, इसी तरीके का ये चीनी मिट्टी या कार्डबोर्ड का बना हुआ एक पाइप होता है और इसके ऊपर तांबे के तार को लपेटकर बहुत सारी कुंडलियां बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार जो उपकरण बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं परिनलिका। तो कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी का एक पाइप नुमा होता है, खोखला पाइप होता है। ठीक है, अंदर क्या होता है, खोखला पाइप होता है और उसी के केंद्र में या उसके अंदर ही इन्होंने हमसे क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक कोई परिनलिका की कल्पना कर लेते हैं कि ये कोई हमारी परिनलिका होगी, ये परिनलिका होगी। ठीक, ये परिनलिका है और इस परिनलिका में क्या है भाई, यहाँ पर इसके ऊपर तांबे का तार क्या हुआ, लपेटा गया होगा। इसके ऊपर क्या हुआ, तांबे का तार लपेटा गया होगा। अब ये जो तांबे का तार लपेटा गया है तो इसके अंदर कोई ना कोई धारा प्रवाहित की जाएगी और धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जब ये हमारे पास, हम ऐसे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे बना रहे हैं, ये किनारे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये पाइप नुमा होगा, पाइप नुमा है, समझते हैं। ठीक है, ये पाइप नुमा होगा हमारा कुछ, और इसके अंदर हमें क्या बताना है, इसके अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है कि क्या होगा। तो जब इस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित की गई, जब परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित की गई तो क्या हुआ, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है इस परिनलिका के समांतर ही उत्पन्न हो रहा होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है, जो ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमने एक आयताकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये इस तरह से हम आयताकार पृष्ठ मान लेते हैं कि कोई होगा। ये डॉटेड लाइन से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से मान रहा हूँ और ये जो पृष्ठ है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही है। ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है। अब इसको नेमिंग कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये ए बी सी डी हमने इस तरह से मान लिया। तो एक परिनलिका है, ठीक, जो कि हमें पता है, जिसमें आई एम्पियर की जब धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसमें आपको क्या कह रहा है भाई, उसमें यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, समांतर ही आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं दी गई हैं और यहाँ पर एक हमने काल्पनिक पृष्ठ ए बी सी डी मान लिया, जहाँ ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही दिए गए हैं। ये दोनों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तो अब हमें एम्पियर का परिपति नियम पता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता था भाई,
चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर होता था? कुल धारा का एप्सिलॉन नॉट गुना होता था, यही तो होता था। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम इस वाले क्षेत्र के लिए बात करें तो क्या होगा? देखिए ए से बी, ठीक है, ए से बी, फिर बी से सी, बी से सी, फिर सी से डी, सी से डी, और फिर उसके बाद डी से ए, डी से ए। इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। तो देखिए पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी और डी से ए हो गया हमारा। इस तरह से हो गया। यहाँ पर हमने भाई इसी को देखिए फैक्ट कर करके अलग अलग टुकड़ों में लिख दिया। अच्छा देखिए यहाँ पे बात करें, जो BC है और जो AD है, BC और AD, ये दोनों आपको क्या दिख रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिए हुए हैं। ये दोनों क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिए हैं। तो भाई जब ये लंबवत दिए हुए हैं BC, ठीक है, ये BC आपको जो दिया गया है वो, और AD या DA कह सकते हैं आप, ठीक है, DA कह सकते हैं। तो DA, ये दोनों क्या है? ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं। हाँ, अब लंबवत है तो पता है कि एंगल कितना बनना होगा? 90 डिग्री, और 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये दोनों क्या होंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद देखिए ये जो CD दिया गया है हमारे पास, CD, ये CD क्या है? परिनलिका के बाहर है। CD क्या है? परिनलिका के बाहर दिया हुआ है। तो जब परिनलिका के बाहर है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव ही नहीं होगा। तो इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? CD की वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि भाई ये परिनलिका के बाहर दिया गया है, और परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में यहाँ पर है ही नहीं कोई चुंबकीय क्षेत्र, तो इसलिए ये 0 हो गया। तो देखो ये तीनों वैल्यूज क्या हो गए? 0। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? A से B, B DL हो जाएगा, हो जाएगा ये। अच्छा मान लेते हैं कि ये जो AB है इसकी लंबाई कितनी है? x मान ली हमने। AB की लंबाई कितनी मान ली? x। तो जब यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए हमें पता है A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास निकल के क्या आएगा भाई? ये B तो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, और लंबाई कितनी हो जाएगी? x। तो इस तरह से हमें पता चला B DL की वैल्यू कितनी निकल है? BX निकल है। क्यों? समझिए, देखिए B तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक, और DL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x, क्योंकि A से लेकर B तक की लंबाई कितनी है? x दी गई है हमारे पास, ठीक है। A से लेकर B तक की लंबाई कितनी है? x लंबाई दे दी गई। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ तक तो इसको कंप्लीट कर लिया। हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्या दिया? परिनलिका दी गई है, सोलेनॉइड दिया गया, इसके ऊपर क्या क्या होगा? तांबे का तार लपेटा गया होगा। हाँ, और हर तार की अगर बात कर रहे हैं तो हर तार में जो धारा बह रही होगी, कितनी बह रही होगी? I एम्पियर की, या I नॉट हम मान लेते हैं, ठीक। तो हम बात करते हैं कुल धारा, नेट धारा की बात करते हैं, I नेट की बात करते हैं, मतलब पूरी कितनी धारा बह रही है। तो देखो यहाँ पर फेरों की संख्या भाई इतने एरिया में मान लेते हैं n फेरे होंगे। इतने में कितने फेरे होंगे? n फेरे होंगे हमारे पास। इस एरिया में फेरों की संख्या कितनी होगी? n, और लंबाई कितनी दी गई है इसकी? x, और एक तार में फेरों के लिए हम लोग मान लेते हैं I नॉट है। भाई कई सारे फेरे हैं ना हमारे पास, कई सारे फेरों को लपेट के बनाया, उनमें से किसी एक फेरे की धारा अगर बात करते तो I नॉट हुई होगी। इसी तरह हमने पूरे एरिया के लिए नेट धारा निकाल लिया। अब एम्पियर का परिपति नियम आपको पता था। एम्पियर का परिपति नियम क्या कहता है भाई? एम्पियर का
परिपति नियम कहता है कि बी डी एल सिग्मा बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। भाई कुल धारा ही तो कहता है। तो यहां पर रखते हैं, देखिए इसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, dx निकाली। कितनी वैल्यू निकाली, dx निकल आई। और इधर म्यू नॉट को हमने म्यू नॉट लिख दिया और आई नेट की वैल्यू कितनी निकली, एन एक्स आई नॉट निकाली। अब देखिए यहां पर x और यहां पर x, दोनों x कैंसिल हो गए, बचा कितना, b बराबर म्यू नॉट एन आई नॉट, ये निकल के आया हमारे पास। तो अगर हमसे कोई कहता लंबी परिनलिका दी गई है और उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बताना, तो म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। फिर समझते हैं, एक परिनलिका है, ठीक है, जिसपे हमने मेघा तार या तार इसके ऊपर लपेटा गया है, और जब इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर जो है क्या, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को हमने समांतर लाइन से यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पर हमने ए बी सी डी एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर ली, एक पृष्ठ की कल्पना कर ली, ठीक है। और फिर हमने देखा कि भाई बी डी एल किसके बराबर होगा, देखिए ए से बी से सी, सी से डी, डी से ए। भाई ए से बी से सी, सी से डी, डी से ए हो गया, इतना हो रहा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर देखिए जो BC दिया गया है और जो AD दिया गया वो लंबवत दिख रहा है, 90 डिग्री पे है कि नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र के 90 डिग्री पे दिया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 वाली 0 होती है। और ये जो CD है ये परिनलिका के बाहर दिया हुआ है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, इसके अंदर बचा कितना, A से B, BDL बचा। भाई ये B हमारा कांस्टेंट, B बाहर रहेगा, और DL AB की लंबाई हमने x मान रखी, AB की लंबाई कितनी मानी, x मान रखी है, यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नेट धारा निकालते हैं। नेट धारा कैसे निकलेगी, भाई फेरों की संख्या मान लेते हैं n है, लंबाई कितनी है x है, और एक फेरे में बहने वाली धारा I नॉट है, तो नेट धारा निकल आई। फिर एम्पियर का परिपति नियम हमने लगाया, इसकी वैल्यू bx थी और ये म्यू नॉट ऐसे लिखा, और आई नॉट नेट की वैल्यू, सॉरी आई नेट की वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है, एन एक्स आई नॉट निकल गई। तो एक्स एक्स हमने कैंसिल कर दिया, जो बचा वही कर दिया, लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमारा ड्राइव हो गया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन, आपको जितना बताया जा रहा है वो कई बार आए हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो चीज़ें आपको पहले ही बता दिया जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको करेंगे, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोट ज़रूर बनाते रहिएगा। आपको पहले चैप्टर से लगातार पढ़ाया जा रहा है, तो पूरे नोट्स आप करते रहेंगे, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम टाइम में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और कमेंट करके बता दिया करिए कि वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।